बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू टेक्नोजीनियन। आज के लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट रिन्यूएबल और अल्टरनेट एनर्जी सिस्टम्स का पढ़ेंगे। हमें जो चीज़ इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें ज़्यादातर चीज़ें की यानी कि स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा कि भाई कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में क्या डिफरेंस है और क्यों हमें ज़रूरत है कि हम अल्टरनेट वे ऑफ एनर्जी की तरफ जाएं और उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में और उनको कैसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, अगर आप इस फिगर को देखो तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, यानी कि जिनको हम एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट फिगर को देखें या फर्स्ट पिक्चर को देखें तो ये बेसिकली टाइडल एनर्जी से विंड टरबाइन चल रही है और उस टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। अगर सेकंड पिक्चर को देखें तो ये सोलर लाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। थर्ड के अंदर आप देखें तो विंड से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। फोर्थ के अंदर ये बेसिकली जियोथर्मल है कि जमीन के अंदर की हीट को उठा के उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। फिफ्थ डायग्राम को देखें तो जो हमारे पास एग्रीकल्चर या प्लांट्स वगैरह हैं, इन प्लांट से हम बायोफ्यूल बनाया जा सकता है और वो बायोफ्यूल इक्वलेंट टू पेट्रोल और डीजल होगा या फर्नेस ऑयल होगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। इसी तरह हमारे पास वाटर डैम्स होते हैं, उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। टाइड्स वगैरह से या से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इस तरह बाकी कुछ सोर्सेज अवेलेबल होती हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और नॉर्मली ये सारी की सारी सोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज कहलाते हैं। अगर आप इस वर्ड पे गौर करें तो वो ये जो वर्ड है रिन्यूएबल, ये बेसिकली क्या है, ये अगर आप देखें तो रीन्यू इसका मतलब क्या है कि हम इसको प्रोसेस कर दें, यानी कि जो सोर्स है उसको प्रोसेस कर दें तो वो दोबारा नया होकर वापस निकल आता है। जिस तरह हम पानी से बिजली प्रोड्यूस करते हैं तो पानी को कोई मसला नहीं होता, पानी दोबारा वैसे का वैसा ही बाहर निकल आता है। बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं हवा से, तो हवा को कोई मसला नहीं होता, हवा वैसी की वैसी ही बाहर निकल आती है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि बिजली हम प्रोड्यूस करते हैं सूरज की रोशनी से, तो सूरज की रोशनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि रोशनी कोई कम ज्यादा नहीं होती लेकिन उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। जबकि अब आप अगर बात करो जो कॉमन या कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिस तरह फॉसल फ्यूल वगैरह है, उसको हम बर्न करते हैं और जब बर्न करते हैं तो फॉसल फ्यूल खत्म हो जाता है। तो वो जो बर्निंग है उससे ये जो है उसको रीयूज नहीं किया जा सकता, जबकि रिन्यूएबल में हम इसको रीयूज कर सकते हैं और रीयूज करके दोबारा हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो किस्म के सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिसिटी के, एक को कहते हैं कन्वेंशनल और एक को कहते हैं नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब ये है कि जो कॉमनली यूज्ड हो रही है। कन्वेंशनल को आप अंडरस्टैंड करो तो जो कॉमनली यूज्ड कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उसमें कोल है, नेचुरल गैस, ऑयल एंड वुड, ये कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इसके बाद अगर आप वाटर और वाटर से रेलेवेंट डैम की बात कर लें तो वो भी कन्वेंशनल सोर्सेज में आता है। जबकि नॉन कन्वेंशनल वो सोर्सेज होती हैं जिनका ट्रेंड आजकल यानी कि मॉडर्न वे में चल रहा है, और जिस तरह हमारे पास सोलर विंड वगैरह है वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में कुछ मसले मसाइल हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमारी दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है, एनर्जी कंजम्पशन की वजह से एनर्जी डिमांड बढ़ रही है और एनर्जी डिमांड बढ़ने की वजह से यूटिलाइजेशन, जो कन्वेंशनल सोर्सेज है उनकी यूटिलाइजेशन बढ़ रही है। अगर यूटिलाइजेशन बढ़ेगी तो जाहिर बात है हमारे पास रिसोर्सेज तो स्पीड से फिर कम होना शुरू हो जाएंगे, और अगर रिसोर्सेज डिप्लीट हो जाते हैं, रैपिडली डिप्लीट हो जाते हैं, तो हमारे पास अदर सोर्स नहीं होगी, अवेलेबल ही नहीं होगी। तो जो पहला प्रॉब्लम ये है कि कोल, नेचुरल गैस हमारे पास या फॉसल फ्यूल या हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, ये ग्रेजुअली डिप्लीट हो रहे हैं। तो हमें कोई सब्स्टिट्यूट सोर्स चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। दूसरी चीज ये है कि ये जो हम कन्वेंशनल सोर्सेज हैं इनको बेसिकली बर्न करते हैं। जब ये बर्न करते हैं तो ये इन्वायरमेंट में एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, यानी कि ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। उस पोल्यूशन की वजह से जो इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, टेम्परेचर में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं और इस तरह डिफरेंट किस्म की प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर हम इस ग्लोबल चेंज को ना रोक सके तो हमारे प्रॉब्लम्स, दुनिया के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगे। तो उन ग्लोबल चेंजेस को भी रोकना है, यानी कि इस पोल्यूशन और पोल्यूशन से रेलेवेंट सोर्सेज को भी मिनिमाइज करना है।
सही है ना? तो ये बेसिक प्रॉब्लम्स हैं अगर हम कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज पे चले जाते हैं। फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आता है कि हमारी दुनिया के अंदर कुछ कंट्री हैं जो रिच कंट्रीज हैं, जिस तरह हम एक एग्जांपल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट को लेते हैं। अब रिच कंट्रीज में क्या होता है कि तकरीबन सारी की सारी रिसोर्सेज जो हैं वो एनर्जी से बेसिकली चलती है, तो उनकी एनर्जी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जो अंडर डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज हैं। यानी कि एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप देखें तो सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो जो 25% या उससे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेते हैं, और बाकी जो 95% है वो बाकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। दूसरी चीज, हमारे जो दुनिया में तकरीबन 7 बिलियन लोग आबाद हैं, और उस 7 बिलियन लोगों में से 2 बिलियन लोग जो ऑन एवरेज 25 से 26% पॉपुलेशन बनती है, जो बेसिकली बिलो एवरेज या पुअर्टी में है, गरीब लोग हैं। और जो गरीब लोग हैं वो एनर्जी नहीं कंज्यूम करते या मिनिमम एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 20 to 25% लोगों के कंजम्पशन बहुत थोड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो ये भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि रिसोर्सेज कम है। रिसोर्सेज कम का मतलब जिन लोगों के पास फ्यूल या पावर या पैसा है, वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं और इन्वायरमेंट के अंदर अच्छी खासी पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है या ऑयल वगैरह एक्सट्रैक्शन नहीं होती, वो बेचारे गरीब के गरीब रह जाते हैं। तो ये बेसिक प्रॉब्लम आती है। अगर आप स्टेटिस्टिकली देखो तो ये कुछ सोर्सेज हैं, यानी कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन में कॉमनली यूज होती हैं, जिसमें हमारे पास कार्स होती हैं, स्पोर्ट्स कार्स अवेलेबल होती हैं, एरोप्लेन, बसेस, इसी तरह बाकी चीजें अवेलेबल हैं। तो आप देखो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितनी करती है। आप देखो स्पोर्ट्स कार, सिंपल जो स्पोर्ट्स कार है वो 1.57 कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन करती है। एवरेज जो कार है जो सिंगल ड्राइवर के साथ चल रही है वो 1.10 जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कर रही है। सही है। फिर उसके बाद एरोप्लेन है वो 0.97, बसेज है 0.75, फिर फ्यूल एफिशिएंट कार जो है वो 0.59, फिर ट्रेन जो है 0.45, और बसेज जो है वो 0.26 एटमोसफेयर पे ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे, जो इम्प्रूव एटमोसफेयर पे इम्पैक्ट करेंगे। अब आप अगर कंट्री वाइज यूटिलाइजेशन को देखो तो चाइना सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज करता है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और पर पर्सन के हिसाब से देखो तो जो 4310 मेगावाट एनुअली यूटिलाइज कर रहा है पर पर्सन। यूनाइटेड स्टेट को देखो तो कंपैरिजन में, चाइना के कंपैरिजन में इसकी पॉपुलेशन 1/5 है, जबकि आप इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को देखो तो चाइना के मुकाबले में 2/3 है इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम कर रहा है यूनाइटेड स्टेट। और यूनाइटेड स्टेट अगर 2/3 इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है तो आप देखो पर पर्सन कैपेसिटी जो है यूटिलाइजेशन, वो चाइनीज पॉपुलेशन से 3 टाइम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। इसके बाद यूरोप, इंडिया वगैरह आपके पास आ गया। आप एक एग्जांपल देखो, ये यहाँ पे आता है यूएई। पॉपुलेशन के लिहाज से बहुत थोड़ी पॉपुलेशन है, लेकिन एनर्जी कंजम्पशन के लिहाज से देखो तो 16,195 मेगावाट पर पर्सन इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है। ये बहुत ज्यादा। अब इन सब के कंपैरिजन में आप देखो पाकिस्तान, पॉपुलेशन के लिहाज से पाकिस्तान की तकरीबन 22 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, 220 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है, जबकि आप उसके पैरेलल में आप देखो तो यूटिलाइजेशन पर पर्सन के हिसाब से कितनी है, 405 मेगावाट पर ईयर के हिसाब से। क्योंकि ये अंडर डेवलपिंग कंट्री है तो इधर एनर्जी यूटिलाइजेशन उस तरह नहीं है जिस तरह यूनाइटेड स्टेट, चाइना या बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज में है एनर्जी यूटिलाइजेशन। इवन पाकिस्तान का मुकाबला आप इंडिया से भी करें तो इंडिया की यूटिलाइजेशन पाकिस्तान से तकरीबन 2.5 टाइम ज्यादा है। सही है ना, क्योंकि रिसोर्सेज वगैरह या अवेलेबिलिटी कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो ये बेसिक क्या है कि अगर हमें इस कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन और एनर्जी कंजम्पशन को मिनिमाइज करना है तो कुछ चीजें हैं जिनको हमने अंडर कंसिडरेशन लाना है। तो पहली चीज क्या है कि जो रिचेस्ट कंट्री है स्पेसिफिकली यूएस वगैरह, अगर वो अपनी उनकी पॉपुलेशन पूरी दुनिया की कंपैरिजन की जाए तो सिर्फ जो है 5% के करीब बनती है, जबकि एनर्जी कंजम्पशन में पूरी दुनिया की एनर्जी कंजम्पशन में ये 25% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम मतलब एनर्जी कंज्यूम करते हैं। तो अगर इस मसले को हल किया जाए, यानी कि वो 25% किसी तरीके से कम की जा सके, तो ये एक एडवांटेज मिल सकता है। दूसरा एडवांटेज, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूशन जो चीज क्रिएट कर रही है वो ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट कर रही है, और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में से
ट्रांसपोर्टेशन को एनर्जी एफिशिएंट बना लें तो जो 20 टू 25% कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हम कम कर सकते हैं। सही है। तीसरी चीज क्या है कि भाई हम फॉसल फ्यूल जो है, हम जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसमें सिर्फ 25% हिस्सा हम फॉसल फ्यूल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को दें, क्योंकि इनको अगर हम नहीं देंगे तो ये फ्रीक्वेंसी को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो हमें 25% से ज्यादा फॉसल फ्यूल को नहीं देना चाहिए, यानी कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जीज होनी चाहिए जिससे हम बाकी सारी सोर्सेज को यूटिलाइज यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, लेकिन 25% का मार्जिन हम फॉसल फ्यूल को भी दें। सही है ना। और आखिरी चीज ये है कि हम जो यूटिलाइज करें इलेक्ट्रिसिटी उसको भी एफिशिएंट वे से यूटिलाइज करें ताकि हमारे पास मिनिमम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन हो। अब जो हमारे पास ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है जिनको हम रिन्यूएबल कहते हैं, सस्टेनेबल कहते हैं, ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज कहते हैं या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कहते हैं, उनमें ये नोट है। उसमें पहली आती है सोलर, फिर विंड, फिर बायोमास, फिर जियोथर्मल, फिर माइक्रो हाइडल, फिर फ्यूल सेल, फिर हाइड्रोजन एनर्जी, फिर ओशन एंड टाइडल एनर्जी और इथेनॉल एनर्जी। ये डिफरेंट किस्म की एनर्जीज हमारे पास अवेलेबल है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती हैं और अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल है, जिससे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हमारी एनर्जी प्रॉब्लम्स जो हमारे पास हम कहते हैं ना फॉसल फ्यूल वगैरह जो डिप्लीट हो रहे हैं, वो बेसिक एनर्जी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें तो पूरी दुनिया के अंदर जो एनर्जी कंजम्पशन हो रही है उसका 79.9% एनर्जी जो जनरेशन हो रही है वो फॉसल फ्यूल से हो रही है। 11% मॉडर्न रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से हो रही है, जिसमें वाटर भी आता है, जिसमें जो है विंड, सोलर, बायोमास वगैरह सारी चीजें आती हैं, मिला के वो 11% बनती है। 6.9% एनर्जी जो है वो ट्रेडिशनल बायोमास से यानी कि जला के प्रोड्यूस की जा रही है और 2.2% नई न्यूक्लियर से प्रोड्यूस करी है। इसका मतलब ये जो 79.9% है ये इन्वायरमेंट में पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि इसको 25% पे ले जाए। दूसरी चीज देखें, जो मेजर चंक है एनर्जी कंजम्पशन का, उसमें मेजर चंक क्या है ट्रांसपोर्टेशन का 32%, थर्मल का 51% और वैसे जो पावर यानी कि जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो 17% है। अगर आप सिर्फ थर्मल को देखें तो थर्मल के अंदर आपके पास रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, मॉडर्न सोर्स ऑफ एनर्जी है, सोलर है, सही है ना। ये सारी सोर्सेज मिलके हमारे पास थर्मल में प्रोड्यूस हो रही है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन में देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में 32% ट्रांसपोर्टेशन है और उसमें भी फिर इस तरह सब डिवीजन में ये छोटा सा हिस्सा है जो बेसिकली रिन्यूएबल का है, बाकी सारा नॉन रिन्यूएबल से आपके पास आ रहा है। और अगर हम पावर को देखें तो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके अंदर ये जो छोटा सा हिस्सा है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि 26% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल से प्रोड्यूस हो रही है, बाकी जो 73 या 74% है वो नॉन रिन्यूएबल से प्रोड्यूस हो रही है। सही है। अगर हम ट्रांसपोर्टेशन अकेली सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन को देखें तो ट्रांसपोर्टेशन में 32% जो है हमारे सिस्टम में ट्रांसपोर्टेशन पे है। आप देखो ना ये ट्रांसपोर्टेशन है ना, ये 32% है और उस 32% में 96.7% नॉन रिन्यूएबल से प्रोड्यूस हो रही है और 3.3 रिन्यूएबल से प्रोड्यूस हो रही है। यही वजह है कि ये जो 32% है ये हमारे सिस्टम के अंदर अच्छी खासी पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। सही है। और अगर आप ओवरऑल देखें तो ये दुनिया के अंदर ट्रेंड बेसिकली आ रहा है, यानी कि 2013 से 2019 के अंदर जो एडिशनल गीगावाट्स ऐड हो रहे हैं, तो पहले आप देखें तो ये सोलर, विंड, हाइड्रो और बायो एनर्जी का कंपैरिजन करें तो सोलर और विंड तकरीबन इक्वल है और ग्रेजुअली, जबकि आप ऐसा ऐसा पूरी दुनिया के अंदर देखें तो जो सबसे ज्यादा चेंज आ रहा है वो सोलर में आ रहा है। पूरी दुनिया में सोलर रूल करने लग पड़ा है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो सोलर से जनरेट हो रही है, उसके बाद विंड है, उसके बाद हाइड्रो है और बाकी सोर्सेज आ जाते हैं। सही है ना। तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसमें 72.7% नॉन रिन्यूएबल से प्रोड्यूस हो रही है और 27.3% रिन्यूएबल से क्रिएट हो रही है, और ये जो 27.3% है उसमें 15.9% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और बाकी रिमेनिंग जो है वो हमारे पास आ जाती है, जिसमें विंड, सोलर, बायो पावर और जियोथर्मल वगैरह आ जाती है। ये जो 59.9% 15.9% है ये हाइड्रो से यानी कि सिर्फ पानी से प्रोड्यूस हो रही है। सही है। तो अगर हम कहते हैं कि हमने अपने सिस्टम के अंदर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बनाना है, जो फॉसल फ्यूल की डिप्लीशन के प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करना है, तो हमारे पास सोल्यूशन सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है। तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में एडवांटेजेस क्या है कि भाई ये लोकली अवेलेबल है,
इसकी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है, यानी कि इसका जो आरओआई बनता है वो तकरीबन 2.5 से 3 साल में ये पैसे पूरे कर देता है। फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, नॉइज फ्री है, इसमें मैकेनिकल मोशन कम से कम है, और यही वजह है कि रिन्यूएबल एक ट्रेंड के तौर पे आ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर रिन्यूएबल सोर्सेज आहिस्ता आहिस्ता छा रही हैं। तो ये था बेसिक्स आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज डिफरेंट क्या होती हैं और उसमें रिन्यूएबल का क्या फ़ायदा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनकी टेक्नोलॉजीज और इनकी जो है वर्किंग प्रिंसिपल उसको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अलबत्ता ये है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो उससे एडवांटेज ये मिलेगा कि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप देख सकेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए।